आप सभी को। मैं रिजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है। भारत के ऊपर, भारत जो पूरा सब कॉन्टिनेंट था पहले, या हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आर्य जो कहा जाता है जिनको, या कुछ लोग इनको यूरेशियन भी कहते हैं, और विशेष तौर पर इनको ब्राह्मण समाज से या ब्राह्मण वर्ग से जोड़कर देखा जाता है। इन्होंने भारत के ऊपर, हड़प्पा के ऊपर आक्रमण किया था, या ये लोग घुमंतू जाति के लोग थे और ये माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे? इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वागत है डॉक्टर राम पुनियानी जी आपका। जय भीम। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद रजत जी। सर, आप इसके ऊपर पहले प्रकाश डालें कि क्या मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस इसके ऊपर बिलीव करते हैं, और फिर उसके बाद मैं अपने प्रश्न रखूंगा। अब जहाँ तक आर्यों का सवाल है, ये हमारी राजनीति में महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जहाँ एक प्रकार की राजनीति एक तो ब्राह्मणों को और एक हिंदू धर्म को आर्यों से जोड़ती है। तो सावरकर ने जब हिंदुत्व की परिभाषा रखी, उन्होंने हिंदुत्व के 3 आधार में आर्य वंश, आर्य नस्ल को एक मुख्य आधार रखा था, आर्य नस्ल। और इसी आर्य नस्ल को लेके अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से बात रखी है। जैसे एक मजेदार बात आपको पता होगी कि ज्योतिराव फुले इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि आर्यों ने भारत पे आक्रमण किया और उन्होंने यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको अपने अधीन करके वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया। तो इसका हमको विरोध करना है। ये ज्योतिराव फुले का जो उनका दलित बहुजन विचार था, उसके आधार पे वो इस बात को मानते हैं। और ये बात कई लोगों में प्रचलित थी कि आर्यों ने आक्रमण किया और उन्होंने यहाँ के लोगों को अपने अधीन करके एक वर्ण व्यवस्था को समाज पर लादा। ये एक बात। अब दूसरा, जहाँ इसमें जो विचारक हैं, जो इवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अब उसमें उन्होंने उनके खुद के जो विचार थे, उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि आर्य जो थे वो आर्कटिक जोन से आए थे। आर्य आर्कटिक जोन से आए थे और उच्च वंश के थे। अब वो आक्रमण की बात नहीं करते, वो इसके बारे में चुप है। और अब सवाल तो ये है कि आर्यों को बाहर से आया हुआ बताना, ये यहाँ की जो धर्म की नाम की राजनीति है उसके लिए खतरनाक है। क्योंकि वो तो कोई भी जो धर्म के नाम की राजनीति है, वो अपने आप को सबसे पहले हम यहीं थे ऐसा प्रस्थापित करना चाहती है। जैसे आप श्रीलंका में देखिए, तो श्रीलंका में वहां जो सिंहला है, जो वहां अभी तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सिंहला लोगों ने भी यही कहा, वी आर द फर्स्ट कमर्स, सबसे पहले हम यहाँ आए, तो हमारा यहाँ अधिकार है। तो तमिल हिंदुओं का यहाँ क्या अधिकार है, उनको दुय्यम दर्जे का करो। और उसके बाद जो राजनीति आपने देखी, तो अब तिलक कहते हैं कि आर्य आर्कटिक जोन से आए। तो इस बात को लेकर गोलवलकर तिलक को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहते, उनको विरोध नहीं करना चाहते, पर ये बात भी रखना चाहते हैं कि आर्य यहीं के थे। अब ये आर्य यहीं के थे, ये हिंदुत्व की राजनीति का आधार है। तो गोलवलकर एक बड़ा मजेदार चीज करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हाँ, तिलक ठीक थे कि आर्कटिक जोन से आर्य आए थे, और बात यह है कि आर्कटिक जोन यही था, बिहार उड़ीसा में था। वो बिहार उड़ीसा से वो माइग्रेशन करके जो अर्थ का रिकॉन्फिगरेशन हुआ, उसमें बिहार उड़ीसा का जोन ये ऊपर चला गया। थोड़ी देर लोग यहाँ हवा में लटकते रहे, बाद में जब यहाँ बना तो वो नीचे आ गए। तो ये उनका बताने का तरीका था कि आर्य यहीं के थे। आज भी ये राजनीति इस मान कर चलती है कि आर्य यहाँ के थे और यहाँ से यूरोप गए। अब ये अभी तक की जो समझ, तीसरा जो समझ है, जो वास्तविक गहरे इतिहासकार हैं जैसे रामशरण शर्मा हो गए और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, उन्होंने पहले भाषा के आधार पे, आर्कियोलॉजी, इन 2 आधार पे इस बात को कहा कि आर्य जो थे वो रशिया के दक्षिण और मध्य पूर्व के उत्तर, कास्पियन समुद्र के किनारे, टाइग्रिस नदी के किनारे, और खास तौर से स्टेपी जो पर्वत हैं, इस जोन से आर्य आए। ठीक है। अब उनका ये जो कहना है इन इतिहासकारों का, उसके पहले एक और बात कह दूं कि एक और मजेदार बात यहाँ समझना जरूरी है कि जब अंग्रेज भारत में आए
हिटलर भी अपने आप को आर्य कहता था, और वो भी आर्य नस्ल के ये हैं। तो जब ब्रिटिश यहाँ आए तो यहाँ के सवर्णों के दो गुट थे, एक था एंग्लोफोब, एक था एंग्लोफाइल। एंग्लोफोब जो अंग्रेजों से नफरत करता है, और एंग्लोफाइल जो अंग्रेजों से को चाहता है। हाँ। तो अब एंग्लोफाइल तबके ने क्या कहा कि अंग्रेजों का यहाँ आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारे बिछड़े हुए भाई हैं। जैसे वो हिंदी फिल्मों में होता है ना, मेले में दो भाई बिछड़ गए थे, हम वो उधर चले गए, हम इधर आ गए, तो वो वापस आए हैं, तो हम ये दो भाइयों का मिलन है। ये ऐसा एंग्लोफाइल्स का बोलना था। खैर, अब ये जो बात है कि आर्यों का जो मुख्य उगम है वो इस जोन से हुआ जो मैंने आपको बताया, स्टेपी, कास्पियन समुद्र, टाइग्रिस, साउथ साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, वो जो पूरा एशिया है वहां से आया, और वहां से चलकर ये अलग अलग भागों में बटे। सबसे पहले तो ये आके कुछ दिनों तक ईरान में रहे, ईरान इराक में रहे, एक भाग उनका यूरोप की तरफ चला गया, दूसरा भाग भारत की तरफ आया। अब भारत की तरफ जो आया वो बीसी, अब मैं बीसी वर्ड इस्तेमाल करता हूँ आजकल, उसके बदले बीसीई कॉमन इरा से करते हैं, वो मुझे ज्यादा समझता नहीं है। तो आर्य जो आए वो 1500 बीसी में आए, और जो हड़प्पा संस्कृति थी वो 1700 बीसी में ही समाप्त हो चुकी थी। तो आक्रमण का सवाल यहां से हम खारिज करते हैं। इस लाइन को आप दोबारा दोहरा दीजिए सर। जी, जो आर्य यहाँ आए वो 1500 बीसी में आए, और हड़प्पा संस्कृति जो थी वो 1700 बीसी में ही समाप्त हो चुकी थी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा मोहनजोदड़ो उसके केंद्र है। ये क्यों, इसका जो आधार है, और ये जो सभ्यता समाप्त हुई, ये आक्रमण से समाप्त नहीं हुई, ये प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़, सूखा, इन चीजों के कारण ये सभ्यता की समाप्ति हुई। और ये सभ्यता जब टूटने लगी तो इसके कई लोग भारत के दूसरे भागों में जाते रहे। दूसरा, अब तीसरा, आर्य यहाँ जो आए वो अंग्रेजी में मैं कहूँ तो वेव्स ऑफ माइग्रेशन, यानी आगमन की लहरें एक साथ नहीं आए। कोई उनका एक राजा नहीं था, कोई एक राजा नहीं था, कोई एक इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि वो आके उस प्रकार का आक्रमण कर रहा है। और उस समय ये आक्रमण की बात भी नहीं थी। उस समय आक्रमण की बात कब आती है, जब राजाशाही स्थापित होती है। अब ये राजाशाही के पहले ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के मुखिया हैं। उस समय तो खैर पूरी सबे भूमि गोपाल की वाला मामला था। आपको अपने जानवरों के लिए जिधर ज्यादा अच्छी, मतलब जहां आप जा सकते हो वहां जा सकते, जहाँ कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं था। पूरा एक देखा जाए तो पूरी पृथ्वी ही एक देश थी उस समय, कह सकते हैं। करेक्ट। और वो देश की कल्पना तो अभी अभी वो आई है ना, बहुत नई कल्पना है वो। पहले राजाशाही की कल्पना आई, उसके बाद देश की कल्पना आई। तो हम जो लोग इतिहास को कंफ्यूज करते हैं वो इस प्रकार से पीछे ले जाते हैं, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि आर्यों ने यहाँ आक्रमण करके हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति को समाप्त किया और यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। अब इस बात में मैं इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि इस प्रकार का संगठित समाज नहीं था जो कोई एक राजा या उसके मातहत काम करता हो। अलग अलग कबीले थे, आर्यों के अंदर भी अलग अलग कबीले थे, आर्यों के अंदर भी अलग अलग का डिवीजन ऑफ लेबर था। और यहाँ दूसरी बात जो है, जो भाषा के आधार पे कहते हैं कि जो वेदों की एक्चुअली शुरुआत ये ईरान इराक से ही हो गई थी। और शुरुआत का जो वेद है ऋग्वेद, उसकी भाषा और अविस्था जो ईरान इराक की पुरानी किताब है, ज़ोरास्ट्रियन, उसमें काफी समानता है और काफी समानता है। तो ये वहीं से संस्कृत का विकास वहीं से हुआ। वहां के देवताओं में भी काफी समानता है। बहुत सही बात कही आपने। कई देवता भी मिलते हैं, और क्योंकि उस समय तो देवता एक एक शक्ति का प्रतीक होते थे ना, कोई एक ही ईश्वर की कल्पना उस समय भी नहीं आई थी। अलग अलग देवता थे, और देवताओं की कल्पना जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में होगी, अवेस्था में होगी और वेदों में होगी, उसका धीरे धीरे विकास चलता रहा। और दूसरा, आप संस्कृत भाषा को भी देखिए तो संस्कृत भाषा की शुरुआत भी वहीं से होती है। और ये भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक लोग बताते हैं कि भारत में आके उसका एक तरफ विकास हुआ और यूरोप में जाके दूसरी तरफ विकास होगा, इसलिए उसको इंडो ग्रीक लैंग्वेजेस कहते हैं।
कई जो समानांतरता मिलती है, इसलिए लोग कहते हैं देखो हमारी संस्कृति मूल भाषा है और वहां से बाकी भाषाओं का विकास हुआ। उसके उलट जो इस ट्राइब की मुख्य भाषा थी, वो एक तरफ यूरोप जाके उसका एक परिवर्तन होता है, भारत आके दूसरा परिवर्तन होता है, और उनमें इसलिए कई शब्द सामान्य रूप से झाड़ों के, जानवरों के, देवताओं के कई नाम सामान्य रूप से भी पाए जाते हैं। अब आर्य जो आए, जैसे मैंने कहा, आगमन की लहरें, लहरों के हिसाब से 1500 बीसी से वो चालू होता है। और आर्यों के बीच में 3 मुख्य वर्ग थे जो जन्म के आधार पे नहीं थे। एक वर्ग काम करता था पुरोहित के रूप में, एक वर्ग काम करता था आक्रामकों के रूप में, लड़ाई करने वाला, और तीसरा वर्ग बाकी समाज की चीजों को देखता था। चौथा वर्ग उस समय नहीं था। और ये जो उस समय शुरुआत में थी, ये जन्मजात नहीं था, ये काम के डिवीजन के आधार पे था। बाद में भारत में आए और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय कुछ ट्राइब्स थे यहाँ भी, उन ट्राइब्स को हराया। आर्य उन ट्राइब्स को हरा सके क्योंकि आर्यों के पास घोड़ा था, घोड़े के अश्व, जो क्या कहते हैं आप, रथ, घोड़े के रथ के कारण उनकी शक्ति ज्यादा थी। तो स्थानीय ट्राइब्स को हरा के उन्होंने उनको दास भी बनाया, दस्यु भी बनाया। और फर्स्ट बीसीई से ये जो उनके काम का विभाजन था, ये वर्ण के रूप में बदलते गया। वैसे वर्ण का मतलब रंग होता है। सर, मैं माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन हम इसके ऊपर हम बाद में किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। हम अभी चाहते हैं कि सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें कि क्या वाकई में उन्होंने इन्विजन किया था या वो माइग्रेट हुए थे, क्योंकि दोनों ही तरह की थ्योरी है। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी अगर सारा एक साथ परोस दिया जाएगा तो वो भी कंफ्यूज जाएंगे क्या क्या बोले जा रहे हैं। हाँ, तो मैं इस बात को, माइग्रेशन का जो मैंने बात कही, और पहली बात तो ये क्लियर है कि इन्वेजन किस पे करते, इन्वेजन किस पे नहीं करते। एक तो हड़प्पा संस्कृति थी जो अपने आप में थोड़ी बहुत उसमें संगठन होगा। हड़प्पा संस्कृति तो पहले ही समाप्त हो गई 1700 BCE में, और आर्य उसके करीब 200 साल बाद आते हैं। तो इसलिए आक्रमण का कोई सवाल नहीं उठता, नंबर एक। दूसरा, मैंने जो इसका अपना लॉजिक दिया, अपना जो मेरी समझ दी कि उस समय जो लोग कबीलों में ज्यादा बटे हुए थे, राजाओं के आधार पे नहीं थे। जो आक्रमण होते हैं वो राजाओं पे होते हैं। कबीलों में भी झगड़े होते हैं, पर उसको उस प्रकार के आक्रमण नहीं कह सकते। और कबीलों की साइज भी छोटी होती है, और राजाशाही के मुकाबले में वो बहुत छोटी होती है। तो आपका जो सीमित सवाल है कि आक्रमण था या वेव्स ऑफ माइग्रेशन था, तो वेव्स ऑफ माइग्रेशन के लिए मैं इसलिए समर्थन करता हूँ कि धीरे धीरे वो यहाँ की चीजों को अडॉप्ट भी करते गए और उनकी चीजें उसमें बदलती भी गई, और उससे स्थानीय जो सभ्यता है वो भी बदलती गई, आर्य खुद भी बदलते गए। इसलिए मैं कहूंगा कि ये आक्रमण नहीं था, ये एक प्रकार का लहरों का आगमन था, लहरों का आगमन था। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है सर कि आपने कहा कि वो लोग माइग्रेट करके आए हैं, है ना, और उन्होंने आक्रमण नहीं किया, लेकिन आक्रमण के जो सबूत हैं वो हमें न सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के ऊपर बल्कि जो यूरोप और यूक्रेन के साइड के जो एरिया था, जो स्टेपीज जिसे हम कहते हैं, वहां पर भी इन लोगों ने आक्रमण किया और वहां पर नरसंहार किए। मैं यहाँ पर एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनका हवाला देना चाहता हूं। क्रिस्टियन सेन लिखते हैं कि मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि उस वक्त यूरोप में बड़ी मात्रा में नरसंहार हो गया है। उन्होंने तथा अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने जब यह इतिहास इकट्ठा जोड़ने का प्रयास किया, तब यह सवाल हमेशा सताता रहा कि क्या यमनाया लोग इतिहास में बेहद जालिम लोग थे। अब ये यमनाया जो लोग हैं वो यूरेशियन, जिनको आज की डेट में बामसेफ जैसा बड़ा संगठन ब्राह्मणों से जोड़ता है, यूरेशियन लोग, उनके बारे में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यमनाया। तो ये ऐसा तो नहीं है कि वो आक्रमण नहीं कर सकते थे, इसके उस एरिया में भी हमें दिखाई देता है। इसी संदर्भ में फिर एक और चीज मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि जब आज से लगभग 5000 साल पहले दक्षिण पूर्वी यूरोप जो था
वहां पर पूरी की पूरी सभ्यता ही बदलना शुरू हो गई थी। इसके उदाहरण में वो लिखते हैं कि शवों को सामूहिक रूप से दफनाने की बजाय हर एक मृत व्यक्ति को अलग अलग दफनाने की परंपरा शुरू हो गई। उसे पुरातात्विक भाषा में गड्ढे की कब्र कहा गया। मृत व्यक्तियों को पूरी तरह लाल रंग से गेरू से रंगा जाता था और कब्र का गड्ढा लकड़ी की पट्टी से ढका जाता था। ऊपर उस पर कुछ मीटर तक ऊंची मिट्टी का छोटा टीला बना दिया जाता था जिसे कुर्गान कहा जाता था। इस तरह मृत व्यक्ति को जमीन में दफनाने की परंपरा स्टेप विभाग में विकसित हो गई थी, जो कि खास तौर पर यमनाया लोगों ने शुरू की थी। यानी कि वहां पर वो लोग कहीं से गए थे और वहां पर उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी। और जो पहले की जो वहां पर परंपरा थी, जो इकट्ठा दफनाने की जो परंपरा थी, वो वहां पर खत्म हो गई थी। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्सिंकी के पुरातत्वविद वोल्कर हेयर्ट का कहना है कि यूरोप के अति प्राचीन इतिहास का वह एक दुख भरा हादसा था जिसने वहां का सामाजिक रूप पूरी तरह बदल दिया। इसी में यहां पर एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। विलास खरात हैं, जो कि बामसेफ में काम करते हैं और प्रोफेसर भी हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, वहां पर कई सारे ऐसी लाशें मिली हैं जिनमें कि कुल्हाड़ी के निशान हैं, सर पर उनके ऊपर वार किया गया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि माइग्रेट हुआ है और दूसरी तरफ हमें वहां पर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो कि वहां पर दिखाते हैं कि वहां पर हमला भी हुआ होगा। क्योंकि आपका जो तर्क है कि ये हमला नहीं हो सकता क्योंकि राजाओं के ऊपर होता था हमला, तो राजा तो उस समय 5,000 साल पहले यूरोप में भी नहीं थे, यूक्रेन में भी नहीं थे, या उसके आसपास के एरिया में भी नहीं थे, लेकिन वहां पर भी हमले हुए। नहीं, उसमें मैं इस बात को इनकार नहीं करता कि प्राचीन काल में भी कबीलों में आपस में लड़ाई होती थी। पर कबीलों की लड़ाई और जो हमला जिसको हम कहते हैं कि किसी क्षेत्र को ऑक्यूपाई करने के लिए, अब ये बात तो है कि मानव सभ्यता में लोगों के कबीलों में आपस में लड़ाई निश्चित रूप से हुई और वो कई चीजों पे हो सकती थी। जमीन का मामला हो सकता है, स्त्रियों का मामला हो सकता है, संपत्ति का भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन उस समय चालू हो गया था, उससे मैं डिनाई नहीं करता। पर मुझे मुख्य रूप से कहना है कि राज्य व्यवस्था और राजाशाही जब तक विकसित नहीं होती तब तक उसको हमला कहना गलत होगा। मैं केवल इसी तरह, और इसमें देखिए जो हड़प्पा के जो प्राचीन अवशेष मिले हैं उसमें राखी गढ़ी और कुछ स्केलेटन्स की बहुत उस पर बहुत अध्ययन हुआ है। अब ये जो कुल्हाड़ी के निशान वाले हैं, हो सकता है कोई दो लोगों में आपस में लड़ाई हो किसी बात पे, और उसमें इससे पूरा ये सिद्ध नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा ये आक्रमण था। और तीसरा जो मैंने तर्क आपको दिया कि हड़प्पा संस्कृति के जो नष्ट होने का टाइम है वो आर्यों के आने से 200 साल पहले का है। लेकिन इसको सर यहाँ पर भी तो ये काफी सारे विद्वानों का ये भी मानना है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म नहीं हुई है, वो एक पूरा काल चला है। क्योंकि अगर जैसे मान के चलिए कि आज के आधुनिक युग में हम किसी एक देश के ऊपर हमला कर देते हैं तो 1-2 महीने या 1 साल के अंदर वो खत्म हो जाएगा, हम उसको पूरा तबाह कर देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फलाने साल के अंदर वो खत्म हुई थी। लेकिन उस समय का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वहां पर जैसा कि आपने कहा कि कोई बहुत ही सुसंगित आक्रमण नहीं था, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि बहुत ही सुसंगित आक्रमण किया गया होगा। हाँ, जैसा कि आक्रमण कबीलों के ऊपर होता आया है वैसा आक्रमण रहा होगा और वैसी झड़पें हुई होंगी, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, और वो एक पूरा लंबा काल रहा होगा, तकरीबन 500-600 या 1000 साल तक का संघर्ष रहा होगा वो। मतलब वो इतना, मेरा मानना है कि वो ऐसा नहीं कि 1 आध साल या 2 साल में 100-200 साल में कंप्लीट हो गया होगा। तो ये भी तो कहना उचित नहीं होगा कि वहां पर ये सभ्यता पर्टिकुलर इस ड्यूरेशन तक खत्म हो गई थी। नहीं, इसको इसके आधार पे कह सकते हैं। देखिए अभी पिछले 5-6 साल में इस पे काफी रिसर्च हुआ है। हाँ। और आप जैसे जानते हैं कि अभी तक जो हमारे पास उपलब्ध स्रोत थे वो साहित्य का था, भाषा का, लिंग्विस्टिक था, आर्कियोलॉजी का था। इसके आधार पे कई लोगों ने अपने अनुभव निकाले। अब जो लेटेस्ट विज्ञान आया है, जेनेटिक पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जनसंख्या में जो जेनेटिक्स स्टडी होती है, अनुवांशिकता, उसके आधार पे अगर आप देखें तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति 1700 साल
BCE में समाप्त हुई, ये जेनेटिक स्टडी। और उसमें भी जैसे है कि समाप्त हुई मतलब तुरंत समाप्त नहीं हो गई, उसको भी सालों लगे होंगे, उसका भी कोई कह नहीं सकते। क्योंकि जैसे कल्पना कीजिए प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, या लोग वहां से धीरे धीरे इधर उधर माइग्रेट हो जाएंगे, दूसरी जगहों पे चले जाएंगे, या कई लोग आपदा के कारण भी कईयों की मृत्यु हो सकती है। तो ये अभी तो फिर इसका और ज्यादा प्रमाण है, तो वो मेरे ख्याल से हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स का ही हमको सहारा लेना पड़ेगा, जो निश्चित रूप से इसको एक माइग्रेशन के रूप में देखता है। जो मैंने अभी जो 2 उदाहरण दिए, यूक्रेन और यूरोप के पास के एरिया के जो स्टेपीज के जो एरियाज हैं, वो जो जेनेटिक फुटप्रिंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही बताया गया है, उस जो वो अध्ययन हुआ उसके बाद ये सारी चीजें आई। खैर, तो यहाँ पर हम ये चीज तो समझ सकते हैं कि जिस तरह का आक्रमण हमें बताया जा रहा है उस तरह का आक्रमण बहुत ही सुसंगत आक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन झड़पें हुई होंगी, लोग माइग्रेट हुए थे, लड़ाइयां हुई होंगी, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। सही कह रहा हूँ? नहीं, वो देखिए, पर सवाल एक तीसरी बात आप ख्याल कीजिए कि जो हड़प्पा संस्कृति का लोप है उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हड़प्पा संस्कृति तो भी थोड़ी बहुत संगठित थी, बाकी जो स्थानीय कबीले थे वो तो बिखरे हुए थे, और आर्यों ने उनको हराया, निश्चित रूप से हराया। उत्तर भारत में जगह जगह उन्होंने अपना जो राज्य फैलाया, मतलब अपनी जनसंख्या को बढ़ाया। उसमें तीसरी बात जो आप ख्याल रखना चाहिए कि उसमें हड़प्पा संस्कृति का लोप, समाप्त होना और आर्यों का आना, क्योंकि इनमें 200 साल का गैप है, इसलिए उसको एक आक्रमण कहने में मुझे थोड़ी हिचक होगी। वैसे आर्य आए और उनके स्थानीय कबीलों से झगड़े, डेफिनेट रूप से उनकी लड़ाइयां हुई, इसलिए इंद्र को तो कहा जाता है ना, पुरंदर कहा जाता है। हाँ, मैं इस बात का उदाहरण मैं देना चाहता था कि इंद्र को पुरंदर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर बड़े बड़े डैम थे, इस बात के भी हमें सबूत साक्ष्य मिलते हैं। तो उन डैम्स को खत्म किया गया, और शायद ये संभावना है कि उस डैम की वजह से जो बाढ़ आई उसको भी एक प्राकृतिक आपदा, हाँ, उसको कहा जा सकता है। खैर, ये तो इतिहास काल में बहुत सारी चीजें हैं। जी, तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है कि जिस तरह से हमें बताया जा रहा है, मैं आक्रमण शब्द को आज के संदर्भ में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा, वैसे विशाल सेना वेना लेकर कोई नहीं आया था। वो लोग चरवाहा टाइप के, घुमंतु जाति टाइप के जो लोग थे, वो लोग पूरी दुनिया में गए, जहां जहां भी उन्हें जाने का मौका मिला। उदाहरण भी दिए मैंने कि किस तरीके से वो जहां पर गए उन्होंने वहां पर भी बहुत बर्बरता से अपने आप को स्थापित किया, इस बात के उदाहरण। और ये किताब है, इस किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन मैंने 1-2 ही उदाहरण आपके सामने रखे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, 2009 और 2013 में ये सारी अध्ययनों को प्रकाशित किया गया भारत के अंदर, इसके ऊपर चर्चा होने लगी बहुत ही विस्तार से। तो भारत के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश की। उनकी पूरी मंशा थी कि किसी भी तरीके से आर्यंस को बाहर का साबित ना किया जाए। इसके लिए उदाहरण देते हैं राइक, ये टॉनी जोसेफसन ने अपनी किताब में इसका रेफरेंस दिया है कि 28 अक्टूबर को हमारी बैठक चुनौतीपूर्ण थी। सिंह और थंगराज इस पूरी परियोजना को ही नकारते लग रहे थे। बैठक के पहले मैंने उनको अपनी उन खोज का सार संक्षेप में दिखाया था, ये थी कि आज के हिंदुस्तानी एक दूसरे से अत्यंत भिन्न 2 आबादियों के मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद फिर 2 तरह के समूह बना दिए गए भारत में। इसके पीछे क्या, आप ये मैं उसका आपको वो भी बता देता हूं। एक तो है ANI और दूसरा है ASI, यानी कि एक्सटर्नल नॉर्थ इंडियंस और एक्सटर्नल साउथ इंडियंस। तो इसके पीछे ये इतना कुटिलता करने की मुझे वजह समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों किया गया। अब ये देखिए, ये बहुत एक बहुत यानी इंट्रिकेट मामला है, और इसको गहराई में जाने के लिए थोड़ी और चीजों का हमको सपोर्ट लेना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डेफिनेटिव एविडेंस तो जेनेटिक स्टडीज से ही आएगा, अगर वो जरूरी है तो। क्योंकि इस बात में कितना हमें अपनी एनर्जी लगाना चाहिए वो भी एक मामला है। जहां तक आर्यों का श्रेष्ठत्व सिद्ध करने की बात है, वो तो हम उसको पूरी तौर से नकार देते हैं, और आर्य यहीं के हैं उस बात को भी नकार देते हैं। और जहां तक आर्य बाहर से आए
और उन्होंने सीरीज ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेशन में आए, वहां तक हमारे लिए मेरे ख्याल से राजनीतिक तौर से उतना सफिशिएंट है। तो इतना उसके बाद बहुत कुछ हम कह नहीं सकते हैं। हाँ, अच्छा, मैं ये चीज दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि दो चीजों पर हमेशा, दो शब्दों पर ध्यान रखिएगा। एक है आर्यन इन्वेजन और एक है आर्यन माइग्रेशन। तो इंटरनेट पर आपको कई सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर आर्यन इन्वेजन को डिबंक किया गया है, तो उसको आप आर्यन के माइग्रेशन से मत रिलेट कीजिएगा। माइग्रेशन और इन्वेजन दोनों अलग अलग टर्म है, उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। सर, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक आखिरी टिप्पणी आप कर सकते हैं, चाहें तो। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये मुद्दा, मैं तो इसको एक राजनीतिक तौर से महत्व देता हूँ कि एक जैसे ज्योतिराव फुले ने देखा कि आर्य के नाम पर एक श्रेष्ठत्व सिद्ध करने की कोशिश की थी, उन्होंने अपने तरीके से देखा। सावरकर ने इसको हिंदुत्व का एक भाग बना दिया। वहां तक हमको इसका पूरा पूरा विरोध करना चाहिए। हमको ये मानना चाहिए कि हम लोग सब मिले जुले हैं। और एक और जो बात इस टॉपिक से नहीं है कि जो मुख्य रूप से प्रॉब्लम चालू हुआ वो एंडोगेमी खत्म करने, एंडोगेमी के कारण हुआ। जो मैं कह रहा था, 1st सेंचुरी BC में उन्होंने इंटर मैरिजेस बंद कर दिए, तो वहां से फिर प्रॉब्लम, समस्या बढ़ जाती है। बाकी मुझे लगता है कि इतिहास में इतना खोद-खाद करेंगे तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। और जैसा सिंहला श्रीलंका में देखा कि वो अपने श्रेष्ठत्व सिद्ध करने में ही लगे रहे और भविष्य फिर उसमें डूब जाता है। एग्जैक्टली, बात सही। आर्य यहाँ आए, यहाँ मिले जुले, और हम सब मिले जुले हैं। किसमें किसका कितना तत्व है ये कहना काफी आज की डेट में तो बिल्कुल भी सभी के अंदर आर्यन जीन्स मौजूद है। मेरे अंदर भी होंगे, सर के अंदर भी होंगे। कोई जरूरी भी नहीं है कि उसको हम उसकी गहराई में उतना जाए। हाँ, लेकिन ये चीज हमें क्लियर रखनी चाहिए कि इतिहास क्या था, लेकिन उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में समझिए, पढ़िए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आज की डेट में अब जैसे खुद यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो खुद को वो सर्वश्रेष्ठ घोषित ना करने लगे कि नहीं हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तो आदिवासी लोग ज्यादा मूल निवासी हैं, तो वो तो फिर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस चीज को इस नजरिए से मत देखिए। सभी हम लोग एक ही देश में रहते हैं। आजाद भारत में जब 1947 में भारत जब आजाद हुआ तब सब यहाँ पर थे, सब यहाँ के नागरिक थे। लेकिन जितने भी लोग जो हैं, दक्षिणपंथी लोग जो हैं, जो इस तरह के समाज के अंदर एक ऐसी भावना को पैदा करना चाहते हैं या उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके लिए अपने रेफरेंसेस को स्ट्रॉन्ग रखिए। आप सुनिए जो लोग कहते हैं, जो विद्वान लोग जो कहते हैं। और मैं दर्शकों के लिए ये 2 किताबें रेफरेंस करूंगा कि एक तो अर्ली इंडियन पढ़िए आप, और एक ये है विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया। ये 2 किताबें पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताबें, बहुत अच्छे रेफरेंस दिए, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने डिस्कशन रखा, अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, नमो। थैंक यू रजत, बाय। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर राम पुनियानी जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो आर्यन इन्वेजन है और आर्यन माइग्रेशन है, ये दोनों ही थ्योरी किस तरीके से भारत के अंदर काम कर रही हैं, और इसके पीछे की वजह भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में 3 से 4 वीडियो की एक सीरीज प्लान कर रहा हूं, जहां पर कि मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक की जो जेनेटिक फुटप्रिंट्स हैं और जो जेनेटिक एविडेंसेस हमारे पास मिलते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आप लोगों के सामने रखूंगा, जिससे कि पूरा कंसेप्ट ही आपको क्लियर हो जाए। जब भी कोई बात करेगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से उनके सामने ये सारी चीजें रख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद कीजिए। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करेंगे तो बहुजन साहित्य लंबे समय तक बिना किसी दुविधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के अपना काम करता रहेगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ, फिर किसी जातक कथा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।